गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामपाल मीणा, सहआचार्य इतिहास, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का मेरा व्याख्यान है BA पार्ट 3 पेपर 2 आधुनिक विश्व का इतिहास। इसमें क्रीमिया के युद्ध के जो कारण हैं उनके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। क्रीमिया के युद्ध के कारणों का विस्तृत विवरण इससे पूर्व के व्याख्यान में यूरोपीय शक्तियों के स्वार्थ के संदर्भ में आपको बताया जा चुका है और ये कारण इस प्रकार थे: रूस की नीति, ब्रिटेन का स्वार्थ, फ्रांस का स्वार्थ, मोहम्मद अली का विद्रोह और यूरोपीय राष्ट्रों का तुर्की में हस्तक्षेप और धार्मिक कारण। इन कारणों का दोबारा आपको विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। यूरोपीय शक्तियों के स्वार्थ, इनमें नंबर 1 पर रूस है। रूस के व्यापारिक हित तथा विस्तारवादी लाभ तुर्की साम्राज्य से जुड़े हुए थे। रूस के पास व्यापार करने के लिए समुद्री तट नहीं था। उसके उत्तरी सीमा का समुद्र तट साल में आधे से ज़्यादा समय तक बर्फ से जमा रहता था, अतः वहाँ पर नौका चालन संभव नहीं था। अतः रूस काला सागर पर प्रभाव जमाना चाहता था। साथ ही तुर्की साम्राज्य में स्थित डार्डेनलीज एवं बॉस्फोरस के जलडमरू मध्य पर अधिकार करना चाहता था। इस कारण रूस तुर्की साम्राज्य का विघटन करना चाहता था। इसके अलावा बाल्कन क्षेत्र के स्लाव प्रजाति के निवासी ग्रीक चर्च के अनुयायी थे और रूस का राजधर्म भी ग्रीक चर्च था और वहाँ स्लाव जाति का बाहुल्य था। इस तरह रूस का बाल्कन निवासियों के साथ गहरा प्रजाति और धार्मिक संबंध था। वह इन्हें तुर्की के विरुद्ध भड़का कर अपना प्रभाव जमाना चाहता था। नंबर 2, ब्रिटेन का स्वार्थ। तुर्की साम्राज्य को रूस के प्रभाव क्षेत्र से दूर रखना ही ब्रिटेन की प्रमुख नीति रही, अतः वह तुर्की साम्राज्य की प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखना चाहता था। ब्रिटेन भली भांति जानता था कि यदि रूस का प्रभाव तुर्की पर पड़ता है तो उससे ब्रिटेन के अफ्रीका स्थित उपनिवेश तथा भारतीय साम्राज्य को खतरा उत्पन्न हो सकता है। यही वजह है कि ब्रिटेन ने अधिकांश अवसरों पर रूस का विरोध किया तथा तुर्की का समर्थन किया। नंबर 3, ऑस्ट्रिया का स्वार्थ। ऑस्ट्रिया पूर्वी क्षेत्र में रूस को अपना प्रतिद्वंद्वी मानता था। ऑस्ट्रिया का साम्राज्य चारों ओर जमीन से घिरा हुआ था। समुद्री व्यापार के लिए उसके पास एड्रियाटिक सागर का छोटा सा कोना था। रूस की तरह ऑस्ट्रिया भी डार्डेनलीज एवं बॉस्फोरस के जलमार्गों पर अपना अधिकार करना चाहता था। नंबर 4, फ्रांस का स्वार्थ। फ्रांस को 2 कारणों से तुर्की साम्राज्य में दिलचस्पी थी। पहला कारण तो यह था कि फ्रांस कैथोलिक धर्म का अनुयायी था, अतः वह तुर्की साम्राज्य में स्थित कैथोलिक धर्म के केंद्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। दूसरा कारण यह था कि तुर्की साम्राज्य एवं उसके अधिकार क्षेत्रों में आने वाले प्रदेशों में फ्रांस अपने व्यापार की वृद्धि करना चाहता था। फ्रांस मुख्यतः ब्रिटेन और सीरिया में व्यापार बढ़ाने का इच्छुक था। इन प्रदेशों में तुर्की साम्राज्य के प्रतिनिधि राज्य करते थे, जो पाशा कहलाते थे। फ्रांस सदैव इन पाशाओं को तुर्की के विरुद्ध सहायता और समर्थन देकर मजबूत करता रहता था। पाशा का साथ देने का मतलब था तुर्की साम्राज्य के विघटन को बढ़ावा देना। नंबर 5, जर्मनी के स्वार्थ। जर्मनी का एकीकरण 1871 में संपन्न हुआ। जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क यूरोप में शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहता था। इसी के साथ वह फ्रांस व रूस के विरुद्ध ऑस्ट्रिया के हितों के बारे में सोचता था, अर्थात अपने मित्र ऑस्ट्रिया की सुरक्षा करना चाहता था। नंबर 6, इटली के प्रधानमंत्री काबूर ने पूर्वी समस्या में रुचि ली तथा क्रीमिया के युद्ध में ब्रिटेन व फ्रांस का साथ दिया और इटली के एकीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल किया।
क्रीमिया के युद्ध का तात्कालिक कारण धार्मिक विवाद। यह क्रीमिया के युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण है। उस समय फिलिस्तीन तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत था। 1535 ईस्वी में तुर्की सुल्तान ने रोमन ईसाइयों के तीर्थ स्थानों की देखभाल फ्रांस के संरक्षण में फ्रेंच कैथोलिक पादरियों को सौंपी थी। इसी प्रकार तुर्की स्थित यूनानी ईसाई संप्रदाय के धार्मिक स्थान रूस के जार के संरक्षण में दिए गए थे। किंतु फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस अपने उत्तरदायित्व की ओर समुचित ध्यान नहीं दे सका और लैटिन धर्म स्थानों पर यूनानी ईसाई संप्रदाय के साधुओं का अधिकार हो गया। 1850 ईस्वी में फ्रांस के नरेश नेपोलियन तृतीय का ध्यान लैटिन चर्च की ओर गया। उसने लैटिन चर्च के प्रबंध को फ्रांस के संरक्षण में देने के लिए तुर्की सुल्तान को लिखा। सुल्तान ने फ्रांस की मांगों को स्वीकार कर लिया, किंतु रूस के जार ने यूनानी ईसाई संप्रदाय का पक्ष लेकर तुर्की सुल्तान को लैटिन धार्मिक स्थलों का प्रबंध रूस को लौटा देने के लिए लिखा। इससे इंग्लैंड आशंकित हो गया। उसे डर लगा कि कुस्तुनतुनिया पर रूस का अधिकार हो जाने पर स्थल मार्ग से भारत के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा, जिसका किसी भी प्रकार सामना करना उसके लिए संभव न होगा। अतः वह रूस के विरुद्ध तुर्की की सहायता के लिए तैयार हो गया। फ्रांस उसके तीर्थ स्थलों की देखभाल के अधिकार में रूसी हस्तक्षेप से नाराज था। ऑस्ट्रिया को भी बाल्कन की ओर रूसी बढ़ाव से घबराहट हुई, अतः उसका झुकाव भी फ्रांस और इंग्लैंड की ओर होने लगा। अब क्रीमिया युद्ध की घटनाएं। जुलाई 1853 ईस्वी में रूस की सेना ने तुर्की पर आक्रमण कर दिया और डेन्यूब नदी के पास तुर्की के भूभाग मोल्डेविया और वालेसिया के प्रांतों पर अधिकार कर लिया। तुर्की की सहायता के लिए इंग्लैंड और फ्रांस का संयुक्त नौसैनिक बेड़ा बॉस्फोरस पहुंचा, परंतु साइनोव के युद्ध में रूस के हाथों तुर्की की हार को नहीं रोक सका। जनवरी 1854 ईस्वी में इंग्लैंड व फ्रांस का संयुक्त बेड़ा काला सागर में घुसा और रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और उन्होंने गैलीपोली में किलेबंदी का निश्चय किया। किंतु रूस ने काला सागर के पश्चिमी तट पर वरना में आंग्ल फ्रेंच सेनाओं को एकत्रित होने से पूर्व ही अपनी सेनाएं तुर्की अधिकृत क्षेत्र से वापस बुला ली। 20 सितंबर को सेवास्टोपोल में रूस को पराजित किया, किंतु निर्णायक परिणाम नहीं निकला। जून 1855 में रूस ने अंग्रेजी सेना के रेडान और फ्रांसीसी सेना के मेलकोप पर आक्रमणों को विफल कर दिया, किंतु जब आंग्ल फ्रांसीसी सेना ने किनबर्न पर अधिकार कर लिया तो रूस ने युद्ध जारी रखना व्यर्थ समझा। फ्रांस भी आगे युद्ध के पक्ष में नहीं था। इंग्लैंड अकेला रूस से युद्ध नहीं कर सकता था। अंततः पेरिस की संधि के साथ युद्ध संपन्न हुआ। पेरिस की संधि के प्रावधान। पेरिस की संधि 30 मार्च 1856 ईस्वी को हुई। इस संधि में दो बातें महत्वपूर्ण थी। डेन्यूब नदी में सभी देशों के जहाज़ों के लिए यातायात खोल दिया गया। नंबर 2, काला सागर तटस्थ क्षेत्र घोषित किया गया। प्रत्येक देश के युद्धपोतों का वहां आना निषिद्ध कर दिया गया। अन्य प्रावधान इस प्रकार थे। रूस को अपने युद्धपोत काला सागर से हटा लेने पड़े। टर्की की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता कायम रखी गई। टर्की के सुल्तान ने ईसाई प्रजा की स्थिति को सुधारने का वचन दिया। रूस ने टर्की की ईसाई प्रजा के संरक्षण का अधिकार त्याग दिया। मोल्डेविया और वालेसिया पर से रूस का संरक्षण समाप्त हो गया। कार्स का प्रदेश टर्की को और क्रीमिया रूस को वापस मिल गया। सर्बिया की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया।